नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे में पूछे गए साइंस के प्रश्न। रेलवे ग्रुप डी हो चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 25 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं जो बार बार रिपीट करते हैं। तो पहला प्रश्न अगर हम देखें तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु आयतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उनके जनक मोजली को कहा जाता है। उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। पूछ लिया जाता है कि एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, याद रखें। किलोमीटर, मीटर होता तो 10 की पावर 15 हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? यानी जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्त्राव कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे, इसका स्त्राव होता है अग्नाशय। अग्नाशय में कि लैंगरहैंस की दो दीपिकाएं होती है, उनमें अगर देखा है तो अल्फा कोशिका होती है, बीटा कोशिका होती है, गामा कोशिका होती है। तो जो बीटा कोशिका है, उस बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, याद रखेंगे। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, व्याख्या भी लिखी कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो शुष्क बर्फ आखिर है क्या? तो वो आपको पूछ रहा है, शुष्क बर्फ क्या है? तो याद रखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही अपन शुष्क बर्फ कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन शुष्क बर्फ कह रहे हैं, और ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। याद रखें, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। याद रखें, कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है, वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, श्वसन के दौरान जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में कोश के श्वसन के दौरान ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी धातु, अधातु, याद रखें अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो जब भी अधातु पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर पूछा जाता कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है, तो वो हो जाता पारा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो देखें जरा, उत्तर भी लिखा है ब्रोमीन, और ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर क्या रहती है? द्रव रहती है। यदि धातु पूछा जाता तो पारा इसका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखें क्या लिखा है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है D2O। याद रखेंगे क्या है? D2O, जिसे अपन ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर, उसमें मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ठीक है, अब आपको याद रखेगा पीतल के बारे में आपको कैसे याद रखना है। देखो, आपको एक याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक, याद रखेंगे, तांबा, ता से तांबा और जा से जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया पीतल। बाकी अगर आपको कांसा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? कांसा। तो कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? कांसा भी एक मिश्र धातु है। तो कांसा अगर पूछ लिया जाए तो कांसा किससे? तांबा प्लस टिन। ठीक है, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये भी लिखा हुआ है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्या आंसर हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल। बाकी हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, शक्ति का मात्रक वाट है, और अगर देखें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान अगर देखा जाए तो वो होता है 7.4। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.4। हमें पता है 7 से ऊपर होता है जो पीएच मान वो क्षारीय हो जाता है, लेकिन 7 से थोड़ा सा ऊपर है 0.4, इसलिए क्या है, अल्प क्षारीय है रक्त हमारा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट एक ऐसी धातु का बना होना चाहिए जिसका क्या गलनांक बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे टंगस्टन का गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे ये उच्च तापमान पर गर्म होकर प्रकाश देने के बावजूद पिघलता नहीं है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखेंगे N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं, और इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में भी होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत पूछा जाता है तो आंसर हो जाता है आंवला। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंवला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी को अपन क्या कहते हैं? तो इसका साइंटिफिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल या एस्कोर्बिक एसिड, और खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। याद रखेंगे आंवला इसका सबसे अच्छा सोर्स है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। 24 कैरेट का क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। लेकिन जो शुद्ध सोना होता है काफी क्या होता है? मुलायम होता है, इसलिए इसमें थोड़ा अपन कह सकते हैं शुद्ध सोना से कोई भी वस्तु या फिर गहने नहीं बनाए जाते हैं। तो 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह बहुत नरम होता है। आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। ठीक है, तो याद रखेंगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में अगर देखें तो धूल के कण होते हैं, धूल के कणों के द्वारा प्रकाश का जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है, बिखर जाता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। आगे, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध दूध की शुद्धता मापी जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो हो जाएगा यकृत। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ठीक है, और सबसे छोटी अगर ग्रंथि पूछे वो पूछी जाए, ठीक है, अंतःस्रावी, तो वो हो जाएगा थायराइड। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे वो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी साइड मिरर। जब अपन को पीछे कुछ देखना होता है, जैसे मान लीजिए हैंडल हो गया, अरे हट जा, ये हैंडल हो गया और यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, ये साइड मिरर जो होता है उत्तल दर्पण होता है। बाकी अगर अपन देखें जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट वाहन की, वो याद रखेंगे उसमें जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? तो हेडलाइट में अगर याद रखें वाहनों में अवतल दर्पण होता है, वहीं पीछे का दृश्य साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो याद रखेंगे पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। आपको पता है कि पहली परत को अपन SiAl के नाम से, सियाल के नाम से जानते हैं, जिसमें सिलिकॉन Si से और Al से एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व तो है, याद रखेंगे, ठीक, ऊपरी परत में।
हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक याद रखें कैल्शियम फास्फेट है। हड्डियों को जो मजबूती प्रदान करता है वो कैल्शियम होता है और हड्डियों का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो फास्फोरस से होता है। वो भी आपको याद रखेंगे। वो मुख्य अगर दोनों को मिला दे तो कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, हमारी हड्डियों में, दांतों में कहें चाहे हड्डियों में बात करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत जो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखेंगे जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन नमी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और जिससे लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? तो धूप का विटामिन आपको पता है, विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। आगे प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट जो है, अब आपके लिए प्रश्न है कि रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार का पूर्ण रूप क्या है? ये भी प्रश्न आ चुका है रेलवे में, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी तरह रेलवे की, एसएससी जीडी की, ठीक है, मतलब जितने भी एग्जाम हैं उसके क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा जो प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, और आने की संभावना भी रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जिससे पता चल जाए, ठीक है, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच।